गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी लिटरेचर का पाठ 7 करेंगे। पिता का पुत्र को पत्र। ये जो चैप्टर है इसमें गांधी जी जो हैं वो पिता की भूमिका में हैं, जो जेल से अपने पुत्र, अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े पुत्र को एक पत्र लिख रहे हैं और वो उस पत्र में उसे जीवन की सीख, अच्छे गुणों को सीखना और जीवन के सत्य के बारे में उन्हें बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, ये उस जेल का एड्रेस है जहाँ से गांधी जी अपने बेटे को पत्र लिख रहे हैं। मुझे प्रति माह एक पत्र लिखने एवं एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मिला है। अब मैं पत्र किसे लिखूं? मुझे बारी बारी से मिस्टर रिच, मिस्टर पॉल और तुम्हारा ख्याल आया, लेकिन मैं तुम्हें ही लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय मुझे तुम्हारा ही ध्यान बराबर रहता था। इसमें गांधी जी ने बताया कि जब वो जेल में थे तो उन्हें हर महीने एक पत्र लिखने की छूट थी। उन्हें एक पत्र लिखने की और एक पत्र अपने किसी भी रिश्तेदार से प्राप्त करने का अधिकार था। तो जब उन्हें वह अधिकार मिला तो उन्होंने एक पत्र लिखा और वो सोचने लगे कि अब मैं ये पत्र किसे भेजूं? मिस्टर रिच को, मिस्टर पॉल को और तुम्हारा ख्याल आया यानी कि उनके बड़े बेटे का। तो मिस्टर रिच और मिस्टर पॉल इसमें गांधी जी के मित्र थे, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथी थे। लेकिन गांधी जी ने वह पत्र अपने बड़े बेटे को लिखना पसंद किया क्योंकि जब भी वे लिखने बैठते थे या पढ़ने बैठते थे तो उन्हें हमेशा उसी का ध्यान आता था। मेरे बारे में तुम ज़रा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति से हूँ। अर्थात इसमें गांधी जी ये कह रहे हैं कि वह जेल में बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी दुख और तकलीफ नहीं है। वह अपने पुत्र से कह रहे हैं कि वह उनकी चिंता बिल्कुल भी ना करे। उन्हें ज़्यादा कुछ कहने का अधिकार नहीं है। इसमें गांधी जी ने ये बताया है कि जब वे जेल में थे तो उन्हें बाहर से अगर कोई भी पत्र मिलता है तो उस पत्र में भी हमें बाहर के बारे में कुछ नहीं बता सकते। उसी तरह जेल के बारे में भी सिर्फ अपना हालचाल, अपने स्वास्थ्य के बारे में ही इतना ही कुछ बता सकते हैं, इससे ज़्यादा वह कुछ लिखकर नहीं बता सकते। तो उन्होंने यही कहा कि कुछ विशेष कहने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं पूर्ण रूप से शांति से हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी हैं? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। अब इसमें गांधी जी ने बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जब उन्हें वहाँ से पत्र मिलता है अपने किसी रिश्तेदारों से तो उन्हें एक महीने में सिर्फ एक ही पत्र प्राप्त करने का अधिकार है। उसी तरह उनके बेटे ने उन्हें बहुत सारे पत्र लिखे, लेकिन उन पत्रों के कारण उन्हें सिर्फ एक ही पत्र। इसमें गांधी जी ने बताया कि तुमने मुझे बहुत सारे पत्र लिखे हैं, लेकिन वे सभी पत्र जो हैं वो मुझे नहीं मिले, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही पत्र वह प्राप्त कर सकते थे। तो लेकिन जो गांधी जी थे उनका व्यवहार वहाँ पर बहुत ही अच्छा था। जेल में वो बहुत ही शांति से, संयम से अपना काम करते थे। तो वहाँ पर जो डिप्टी गवर्नर थे उस टाइम पर, जो जेलर थे, उन्हें उन पर बहुत ज़्यादा उदारता दिखाई उन्होंने अपनी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन पत्रों को तो नहीं दिया गांधी जी को, बट उन्होंने ये ज़रूर बताया कि जो बा है उसका स्वास्थ्य जो है वो सुधर गया है। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो बा है वो गांधी जी की पत्नी है, जिनका नाम है कस्तूरबा गांधी। क्योंकि सब उन्हें बा कहकर पुकारते थे तो इसीलिए गांधी जी ने इस पत्र में भी उन्हें बा के नाम से ही संबोधित किया है। बा जो यहाँ पर है वो गांधी जी की पत्नी है, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, अब वह पूछ रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बा जो है वो स्वस्थ हो गई होगी और फिर से चलने फिरने लगी होगी। बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। और अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा।
इसमें गांधी जी अपने बेटे से पूछ रहे हैं कि मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि तुम दोनों और तुम रोज़ सुबह दूध के साथ साबूदाना ले रहे होंगे, क्योंकि साबूदाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि नियमित रूप से उनका बेटे और उनकी माँ जो है वो सुबह दूध के साथ साबूदाना लेते रहें। अब यहाँ पर गांधी जी अपने बेटे के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। तुम कैसे हो? तुम पर मैंने जो जिम्मेदारी डाली है तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। अब इसमें गांधी जी जो हैं वो अपने बेटे से कह रहे हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेदारी, यानी कि बीमार माँ की सेवा करना, दोनों छोटे भाइयों का ध्यान रखना, तो ये जो जिम्मेदारी गांधी जी अपने बेटे के ऊपर देकर गए हैं, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस जिम्मेदारी के पूर्ण रूप से योग्य हो, तुम इस जो जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकते हो और मुझे आशा है कि तुम इस जो जिम्मेदारी है उसको आनंद के साथ उठा रहे हो। इसका मतलब ये है कि गांधी जी ये चाहते थे कि जो भी जिम्मेदारी उनके बेटे को दी गई है वो उसे खुशी खुशी निभाए, मजबूरी में नहीं। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है, इससे मैं समझा हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का ज्ञान है। यहाँ पर गांधी जी अपने बेटे से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम शिक्षा को लेकर असंतोष हो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है कि वो अपनी जिम्मेदारियों में इतना मशरूफ़ हो गया है, इतना बिजी हो गया है कि अब वह अपनी शिक्षा की ओर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पा रहा। तो गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि जितना मैंने अभी तक जेल में पढ़ा है, सीखा है, समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। मतलब कि सिर्फ बुकिश नॉलेज, सिर्फ किताबी शिक्षा ही शिक्षा नहीं है। असली जो शिक्षा है वो चरित्र का निर्माण करने में और कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त करने में है। चरित्र निर्माण और कर्तव्य का ज्ञान में यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि वह गांधी जी कहते हैं कि चरित्र निर्माण यानी कि जब आप अच्छे गुणों को सीखते हो, अच्छा व्यवहार करते हो, अच्छे सभ्य इंसान बन जाते हो, तो वो भी एक शिक्षा ही है। और अपने कर्तव्यों का जैसा कि तुम पालन कर रहे हो इतनी छोटी सी उम्र में, तो वो भी तुम्हारे लिए एक शिक्षा प्राप्त करने जैसा ही है। यदि यह दृष्टिकोण सही है तो मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है कि तुम अपनी सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा करने का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि तुम यह काम अच्छी तरह और आनंद से कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर गांधी जी ने दोबारा ये बात कही है कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि तुम यह जो कर्तव्य, ये जो जिम्मेदारी मैं तुम्हें देकर गया हूँ, अपनी बीमार माँ की सेवा करना, अपने छोटे भाइयों को संभालना, अगर ये काम तुम अच्छी जिम्मेदारी और आनंद के साथ, यानी कि खुशी खुशी, बिना किसी दबाव के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी मजबूरी के कर रहे हो, तो तुम्हारी जो शिक्षा है, आधी शिक्षा, वो पूरी हो चुकी है। उपनिषदों की एक टीका में लिखा है कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचार्य आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। इसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि उपनिषदों की भी एक लाइन में यह लिखा गया है, एक वाक्य में, एक पैराग्राफ में यह लिखा गया है कि जो प्रथम यानी कि सबसे पहला जो हमारे जीवन का चरण होता है, ब्रह्मचार्य आश्रम और संन्यास आश्रम, वह एक समान है और इन दोनों का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों का जिम्मेदारी और कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए और वे इसे भार समझकर नहीं करें, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। अब इसमें गांधी जी कहते हैं कि आमोद प्रमोद मतलब कि जब आप खेल कूद मौज मस्ती में रहते हैं तो उसकी भी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। आपको एक निश्चित सीमा तक ही आनंद का जो है वो करना चाहिए, खेल कूद करना चाहिए,
गांधी जी के अनुसार 12 वर्ष की उम्र काफ़ी होती है व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए आमोद प्रमोद एंजॉय करने के लिए। वो कहते हैं कि उसके बाद बच्चों को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि 12 वर्ष की उम्र तक ही बच्चे को सिर्फ खेल कूद और मौज मस्ती में ध्यान देना चाहिए। उसके पश्चात उन्हें अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार यानी कि उन्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। उन्हें सत्य का मार्ग चुनना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए और अहिंसा प्रयोग करने की चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा का मतलब प्रयत्न करना चाहिए। अहिंसा यानी कि हमें किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहिए। जब हम इस सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि हमें इसे एक भार नहीं समझना चाहिए, इसे मजबूरी नहीं समझना चाहिए। हमें इस अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी और सत्य मार्ग को आनंद के साथ पूरा करना चाहिए और स्वाभाविक और सरल बनके यानी कि नेचुरल तरीके से, किसी की मजबूरी में, दबाव में आकर या ज़िद में आकर या गुस्से में आकर हमें अपने इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए। कृत्रिम का मतलब कम। जो आप काम कर रहे हो, जो भी आप काम करते हो अपनी लाइफ में, जो भी आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करते हो तो उसको आपको खुशी से करना चाहिए। किसी भी तरह की मजबूरी में, दबाव में या ज़िद में या गुस्से में नहीं करना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही अवसर मिला। इसमें गांधी जी बता रहे हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तो मैं भी आमोद प्रमोद बहुत कम करता था और अपने पिताजी की बहुत ही सेवा करता था। संसार में 3 बड़ी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो। मैं यह नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत अधिक समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है तुम उसे दूसरों तक पहुंचाओ या दूसरों को दे सको। अब इसमें गांधी जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इस जीवन की, संसार की 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और वो 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना। अपनी आत्मा का मतलब कि आपको अपनी आत्मा के अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनना है। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ हम काम करने लगते हैं तो हमारा दिमाग कुछ और कहता है, हमारा मन कुछ और कहता है। तो इसमें गांधी जी अपने बेटे को समझाते हैं कि तुम्हें अपनी आत्मा का यानी कि सच्चा ज्ञान यानी कि जो तुम्हारी आत्मा जो काम करने के लिए तुम्हारी अंतर आत्मा तुम्हें मना करती है, तुम्हें वो नहीं करना है। तुम्हें हमेशा सही रास्ता और सही मार्ग ही चुनना है। अपने आप का यानी कि तुम्हें अपने आप को सभ्य बनाना है, ईमानदार बनाना है, शांतिपूर्वक अपना जीवन जीना है। तो अपने विषय में भी तुम्हें अपना ज्ञान प्राप्त करना है। उसके पश्चात है ईश्वर का सच्चा ज्ञान। ईश्वर का सच्चा ज्ञान, तुम्हें ईश्वर पर विश्वास रखना है, ईश्वर की कृपा के प्रति तुम्हें कृतज्ञ रहना है, उनको आभारी रहना है और हमेशा सत्य की पूजा करनी है, ईश्वर की पूजा करनी है और नित्य प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करनी है। तो आपको अपनी आत्मा का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं करना। अब गांधी जी आगे अपने बेटे को ये कहते हैं कि ये 3 महत्वपूर्ण बातें जानने के बाद ये नहीं है कि तुम पढ़ाई नहीं करो, तुम अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं करो, तुम्हें वो भी प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि अक्षर ज्ञान भी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्षर ज्ञान से क्या ज्ञान प्राप्त होता है? अक्षर ज्ञान से तुम दूसरों को वो ज्ञान दे सकते हो जो तुम्हें मिला है। यानी कि जैसे कि मैं अभी आपको ये पाठ पढ़ा रही हूँ, तो इस पाठ को पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने इस पाठ को सुन लिया और आपने इसको पूरा कर लिया। इस पाठ को सुनना, इसे समझना और इस पाठ में जो अच्छी चीज़ें हैं उसे आपको अपने जीवन में उतारना है। और जब आप उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको उन अच्छी बातों को दूसरों को भी बताना है, ताकि दूसरे भी इन चीज़ों को सीखें और अपने जीवन में उतारें और अच्छे कर्म करें और अच्छे गुणों को अपनाएं। ठीक है?
तो शिक्षा का मतलब ये होता है कि जब भी आपको कहीं से भी कोई अच्छी नॉलेज मिलती है तो आपको उस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ उसे शेयर करना है ताकि उसका अधिक से अधिक जो है वो लोगों तक प्रभाव पड़े। इतना याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। अब यहाँ पर गांधी जी अपने बेटे को कह रहे हैं कि तुम्हें जीवन के सत्य को मानना है, यानी कि अगर हम गरीब हैं तो तुम्हें उसी गरीबी में जीने की आदत डालनी है और उस गरीबी में जीने की आदत तुम्हें खुशी खुशी रखना है। तुम्हें अपने आप को खुश रखना है, अपने परिवार को खुश रखना है इसी गरीबी में। उन्हें लगता है कि जो अमीर हैं वो गरीब से ज़्यादा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि अमीरी में क्या होता है कि हमारे पास बहुत कुछ होता है लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती हैं। हमें और ज़्यादा की उम्मीद रहती है। रहता है ना ऐसा कि हमारे पास कुछ भी हो लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे पास तो बहुत कम है, हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे पास वो भी होना चाहिए। हम कंपैरिजन करते हैं अपनी लाइफ का दूसरों के साथ। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत थोड़ी सी चीज़ में भी खुशी प्राप्त कर लेते हैं। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी काम से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम भविष्य में एक अच्छे किसान बनो, क्योंकि जो किसान होता है वो सिर्फ अपने ही परिवार का पालन पोषण नहीं करता बल्कि अपने पूरे संसार को अन्न भी देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो किसान है जब वो अन्न उगाता है तो वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, सबके लिए उगाता है। जब किसान अन्न उगाता है तो उससे सारे देश का भरण पोषण होता है। तो गांधी जी चाहते हैं कि उनका बेटा एक अच्छा किसान बने और अपने औजारों की अच्छे से देखभाल करे और उन्हें समय समय पर साफ करे। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना संग्रह मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा, पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचारपूर्वक तुम्हें यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि तुम्हें हिंदी, गुजराती और अंग्रेज़ी के कुछ चुनिंदा भजनों और कविताओं की एक पुस्तिका, एक संग्रह तैयार करना है। यानी कि आप उन्हें कलेक्ट करिए और जब आप उन्हें पूरा साल इकट्ठा करेंगे तो साल के अंत में जब आप देखेंगे कि आपने कितना सब कुछ संजो लिया है, जोड़ लिया है, तो उसे देखकर आपको बहुत खुशी होगी। तो जीवन में जब भी कोई काम करो तो शांत मन से करो। कभी भी इस विचार में मत पड़ो कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, है ना। तो आपको क्या करना है, बहुत ही शांत मन के साथ अपने कार्यों को करना है और अच्छे गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते हो। यहाँ पर गांधी जी ने अपने बेटे को संस्कृत और गणित के ज्ञान के ऊपर अधिक ध्यान देने के लिए कहा है, क्योंकि संस्कृत के ज्ञान से वो बहुत ज़्यादा अच्छे गुणों को प्राप्त करेगा, उसके संस्कारों में परिवर्तन होगा और गणित से उन्हें हिसाब किताब में वह पक्का हो जाएगा। तो इसीलिए गांधी जी ने यहाँ भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम घर में जो भी खर्च करो उसके पैसे पैसे का हिसाब रखो, और उस हिसाब को रखने के लिए उन्हें गणित में अच्छा होना आवश्यक है। गणित यानी कि मैथमेटिक्स। मुझे यह भी आशा है कि तुम प्रतिदिन शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ श्री प्रार्थना के लिए भी जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा होता है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। अब यहाँ पर गांधी जी अपने बेटे को एक और अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम रोज़ शाम को प्रतिदिन नियम पूर्वक यानी कि समय पर एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रोज़ शाम को प्रार्थना करो। और मुझे लगता है कि तुम प्रार्थना के लिए वेस्ट जी के वहाँ पर जाते भी होंगे, जो वहाँ पर, और सूर्योदय से पहले उठकर तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए।
प्रयत्न पूर्वक, यानी कि जिस काम को हम एक अच्छे निश्चित समय पर करने की अपनी कोशिश से चेष्टा करके करते हैं, तो वह जो प्रार्थना होती है वो हमारी स्वीकार भी होती है। तो यहाँ पर गांधी जी समझा रहे हैं अपने बेटे को कि तुम्हें सुबह शाम 2 टाइम पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर की जो है वो आराधना करनी चाहिए। नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध हो। नियमितता मीन्स रेगुलरिटी। जब हम किसी काम को रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छे ही सिद्ध होते हैं, उनसे हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। तो यहाँ गांधी जी कह रहे हैं कि तुम अगर अच्छे मन से और दोनों टाइम पर पूजा प्रार्थना करोगे तो उसका तुम्हारे जीवन के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास करमचंद गांधी। पिता की पुत्र को अनमोल भेंट। अब इस चैप्टर में इसमें गांधी जी ने अपने बेटे को बहुत ही अच्छी शिक्षा और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। उन्होंने उन्हें जीवन के सत्य के बारे में बताया, पूजा पाठ के बारे में बताया, जीवन के जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में बताया और बताया कि जीवन में किस तरह बच्चों को जो है सही समय पर अपने कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए।